आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे आज के। क्या है? अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे's थियरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट एट विच स्टेज डू चिल्ड्रन बिगिन टू रिमेंबर इवेंट्स। यानी अब उसको इवेंट्स याद हैं, कल ये हुआ था, परसों ये हुआ था, कल हम वहां जाएंगे शादी में, है ना, परसों हम नानी के यहाँ गए थे, कल मैं स्कूल नहीं गया था। मतलब करेक्ट सीक्वेंस उसको अब याद रहने लग गया, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर का। मतलब दुख दर्द परेशानी का समय शुरू हो गया, क्योंकि इसी में तो है ना चीजें कि पास्ट में ये हुआ था, पूरे जीवन निकाल देते हैं लोग, प्रेजेंट में ये गड़बड़ है। ठीक, तो भूत, वर्तमान और भविष्य काल को सही क्रम में याद रखना शुरू कर देते हैं बच्चे। किस स्टेज में? बताइए। सेंसरी मोटर होती है SPCF, आपको पता है। सेंसरी मोटर होती है जन्म से 2 वर्ष। तो जन्म से 2 वर्ष के बच्चे को तो अपनी दूध मिल जाए टाइम पे, सूसू पॉटी कोई और साफ कर दे, डायपर हटा दे, इसी बात का ख्याल है उसको, कहां पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर की पड़ी है। ठीक, तो ये तो हट गया। P फॉर 2 to 7 ईयर्स, पूर्व संक्रियात्मक है 2 से 7 वर्ष की उम्र। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, जिसको हम C कहेंगे, 7 से 11 वर्ष। और फॉर्मल ऑपरेशनल 11 से 15। अब ये तो हमें पता है कि फॉर्मल में तो आ ही जाएगा, लेकिन बात हो रही है शुरू, बिगिन टू रिमेंबर। ये नहीं है कि कब तक या किस स्टेज में याद रखेगा, तो ये भी हट गया। प्री ऑपरेशनल इसलिए हट गया क्योंकि हम, आपको याद होगा, चीजों को कनेक्ट करके पढ़ना है। सीरिएशन की कहानी याद होगी आपको कि सीरीज में लगाना। भाई पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर क्या है? एक सीरीज है, एक क्रम है। तो बच्चा क्रम में लगाना, चाहे वो किसी लेंथ के आधार पे हो, डेज के आधार पे हो, छोटे से बड़ा, बड़े से छोटा, जो क्रम में लगाना है। सीरिएशन कब आता है? CCS से याद करिए, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल में। और तभी पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर का करेक्ट सीक्वेंस उसको सेट होगा दिमाग में। कुछ बच्चे हो सकते हैं जिनको ये पहले आ जाए, अगेन वो पियाजे का क्रिटिसिज्म बन जाएगा, क्योंकि वो उनका अनुभव है, उनको माहौल कैसा मिला है, उनको ट्रेनिंग या एक्सपीरियंस कैसा मिला है। तो उस चक्कर में कई बार ऐसा हो सकता है कि किसी स्टेज से पहले किसी बच्चे में कोई गुण आ जाए, बट जनरली जो माना जाता है पियाजे की स्टेज के अकॉर्डिंग, वो कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज है। ठीक है जी। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, अब उसको पता है कि कल क्या था और परसों क्या था। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। बहुत लेंथी क्वेश्चन है, आप ये देखेंगे एक शिफ्ट में 4-4 क्वेश्चन तक पियाजे से आए हुए हैं, अगर कंस्ट्रक्टिविज्म को भी जोड़ दें, क्योंकि कंस्ट्रक्टिविज्म भी क्या है? पियाजे का ही टॉपिक हुआ, पियाजे जुड़े हुए हैं उससे। नंबर 2 देखिए, आ स्टूडेंट ऑब्जर्व्स दैट स्टिक A इज लार्जर देन स्टिक B। ये हम बहुत पहले से डिस्कस करते आ रहे हैं, जब से इस तरह क्वेश्चन पूछे नहीं जाते थे तब से। एक बच्चा है जो ऑब्जर्व करता है, जो निरीक्षण करता है, जो अवलोकन करता है कि एक स्टिक है, एक छड़ी है, एक लकड़ी है या व्हाटएवर, जो स्टिक A इज लॉन्गर, या फिर क्या लिखा है यहां पे, लार्जर देन स्टिक B। मतलब हम ये कह सकते हैं कि ये है स्टिक A, ये स्टिक A है, ये स्टिक B है। आपको पता है ये स्टिक B क्या हो गई? छोटी हो गई स्टिक A के सामने। बात सही है। एंड B इज लार्जर देन C। B इज लार्जर देन C। A बड़ा है B से और B बड़ा है C से। ये बात हम समझ पा रहे हैं। एक बच्चा है जिसको, जो ये पता लगा पा रहा है, बच्चे के लिए तो लिटिल साइंटिस्ट है ना पियाजे के अनुसार, बच्चे नन्हे वैज्ञानिक हैं। ठीक, बेस्ड ऑन दिस ऑब्जर्वेशन द स्टूडेंट इन्फर्स दैट स्टिक A इज लार्जर देन स्टिक C, बट व्हेन आस्क्ड सेम प्रॉब्लम वर्बली ही फेल्स टू मेक करेक्ट इन्फरेंस। इन्फरेंस होता है अनुमान लगाना। अकॉर्डिंग टू पियाजे's थियरी द स्टूडेंट इज एट विच स्टेज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। यानी एक विद्यार्थी निरीक्षण करता है कि एक छड़ी है या एक स्टिक है, जो कि A नाम उसका रख दिया, B से लंबी है और B जो है वो C से लंबी है। ये उसके हाथ में छड़ी हो सकती है, उसके दिमाग में, या फोटो देख के वो ऐसा कह पा रहा है। मतलब क्या हुआ? ये क्या जवाब दे रहे हैं आप लोग? D। 37% लोग। भाई साहब इसमें तो आपको चक्कर आ गए इसका मतलब। चलिए कोई बात नहीं, देखते हैं। इसका सिंपल मतलब है, एक स्टिक है स्टिक A, दूसरी स्टिक है स्टिक B और तीसरी स्टिक है स्टिक C। ये है A स्टिक, ठीक है ना, ये है स्टिक A, ये है स्टिक, ये है स्टिक B, जो A सबसे A बड़ा है B से। अब आती है स्टिक C, तो स्टिक B बड़ी है स्टिक C से, यानी A इज बिगर और लार्जर देन B एंड B इज लार्जर देन C। या फिर आप इसको ऐसे भी देख सकते हो कि जो B है वो A से छोटा है और जो C है वो B से छोटा है। यानी सबसे लंबा यहां पे कौन हुआ? लार्जर कौन हुआ? A इज ग्रेटर देन B एंड C बोथ। मान सकते हैं ये बात। अब ये इन्फेरेंस निकाला बच्चे ने, जब उसको ये स्टिक दिखाई गई, पिक्चर दिखाई गई, समझ में आ गई बात। लेकिन जब उससे ये बात वर्बली पूछी गई, यानी मौखिक रूप से जब पूछी गई, तो वो घबरा गया। जब
सामने उसको कुछ प्रेजेंट नहीं किया, मूर्त रूप में कुछ नहीं दिखाया, कॉन्क्रीट दिखाया ही नहीं जिसको वो टच और फील कर सके, उसको दिमाग में सोचने को कहा गया। ठीक है ना, बताइए कौन सी स्टेज है ये? तो एट विच स्टेज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, जो बच्चा है वो पियाजे की किस स्टेज पर है? सही नहीं होगा, सेंसरी मोटर में तो मतलब ही नहीं है इसका। फॉर्मल ऑपरेशनल तो इसके और आगे की बात हो गई, यहां पे तो वो वर्बली भी बता देता, क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में पूछा है ना आपने वर्बली, तब भी बता देता है, यहाँ तो एब्स्ट्रैक्ट थॉट भी आ जाता है, मूर्त भी। तो ये है बच्चा कॉन्क्रीट ऑपरेशनल पे, क्यों? क्योंकि वो बता पा रहा है देख करके, मूर्त रूप में पिक्चर देख के, या उसके सामने इमेज है कोई, या फिर उसके सामने आपने रख दी है दोनों स्टिक्स या तीनों स्टिक्स, तो वो बता पा रहा है। लेकिन जैसे आप वर्बली पूछ रहे हैं तो वो थोड़ा कंफ्यूज हो जा रहा है। ये वो स्टेज है जब आपको चीजों को मूर्त रूप में प्रेजेंट करना होता है, चार्ट के थ्रू, या असली कोई 3D मॉडल ले गए आप, ठीक है ना, 7 से 11 वर्ष। तो ये सही उत्तर इसका ए ऑप्शन है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। एट विच स्टेज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, यानी संज्ञानात्मक विकास, यानी हमारे दिमाग, हमारे संज्ञान, थिंकिंग, रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, इन सब के डेवलपमेंट की जब हम बात कर रहे हैं, डू चिल्ड्रन डेवलप द एबिलिटीज ऑफ इन्फेरेंस। इन्फेरेंस होता है अनुमान लगाना, या फिर एक कंक्लूजन पे आना, एक निष्कर्ष पे आना। एंड एब्स्ट्रैक्ट लॉजिक, यानी बच्चा अब एक अनुमान लगाने लगा है और अमूर्त चिंतन आ गया, यानी वो अब एक निष्कर्ष पे पहुंच जाता है कि भैया ये बड़ा है इससे, या वॉटेवर उसके सामने कोई भी प्रॉब्लम आती है तो वो एक निष्कर्ष पे पहुंचता है, एक अनुमान लगा पाता है, हाइपोथेसाइज कर पाता है किसके बारे में, और अमूर्त चिंतन आ गया है। जैसे ही एब्स्ट्रैक्ट वर्ड लिखा हो, समझ जाओ, AF लिख लो इसको दिमाग में, है ना। AF बोले तो एब्स्ट्रैक्ट थॉट कब आएगा? फॉर्मल ऑपरेशनल में। तो ये सबसे लास्ट स्टेज में आता है एब्स्ट्रैक्ट, क्योंकि कॉन्क्रीट तो वो है जिसको आप देख सकते हो, टच और फील कर सकते हो। एब्स्ट्रैक्ट वो है जो दिमाग में है, विचारों में है, वर्बली आप बात कर रहे हैं जिसके बारे में। तो औपचारिक संक्रियात्मक, जिसको 11 से 15 वर्ष की उम्र कहते हैं, ये है जहां पे एब्स्ट्रैक्ट वर्ड लिखा होगा, कॉन्क्रीट लिखा होगा, या लॉजिक लिखा होगा सिर्फ। तो देखिए, एब्स्ट्रैक्ट लॉजिक है तो फॉर्मल ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट लॉजिक है या सिर्फ लॉजिक है तो कॉन्क्रीट ऑपरेशनल होगा। एब्स्ट्रैक्ट आ गया इसका मतलब फिर आंसर आपका डी ही होने वाला है, इन तीनों का कोई रोल बचता नहीं है। आगे बढ़ते हैं, ये 1 फरवरी को पेपर 2 में आया हुआ है, आसान सा क्वेश्चन है ना। आप देखेंगे कभी तो पेपर 1 में आसान क्वेश्चन आ जाएंगे, और कभी पेपर 1 के क्वेश्चन आपको मुश्किल लगेंगे, पेपर 1 के तो पेपर 2 के आपको इजी लग सकते हैं। तो इसका कुछ फिक्स्ड रूल नहीं है कि पेपर 1 है तो मुश्किल आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे स्पेशली CDP में सब कुछ सेम है, सिलेबस सेम, हिंदी में भी यही है, इंग्लिश में भी यही है ना, लेवल सेम। उन्हीं क्वेश्चंस में से उठा के आपको पेपर 1 में क्वेश्चंस मिल जाएंगे, किसी सेट में कैसे क्वेश्चन, किसी में कैसे। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, इन जीन पियाजेस थियरी डैश इज सेड टू अकर व्हेन द चाइल्ड मॉडिफाइज द एग्जिस्टिंग स्कीमास टू अकाउंट फॉर अ न्यू एक्सपीरियंस। इसमें बहुत लोग गड़बड़ करते हैं, इसमें बहुत लोग क्या करते हैं, गड़बड़ करते हैं। इसमें नहीं, इसमें नहीं करेंगे। एक और क्वेश्चन है, ये तो मैंने आपको बता दिया ना मॉडिफिकेशन के बारे में, तो कल बताया था, एडजस्ट करना, मॉडिफाई करना, चेंज करना। चेंज तो खैर दोनों ही प्रोसेसेस में होता ही है। पियाजे के सिद्धांत में डैश, जब बच्चा नए अनुभव के लिए मौजूदा स्कीमा को संशोधित करता है संशोधित करता है, वह प्रक्रिया क्या कहलाती है? मतलब जो आज का प्रेजेंट एग्जिस्टिंग नॉलेज है, यानी जो मुझे आज पता है, मुझे उसको चेंज करना पड़ेगा, मॉडिफाई करना पड़ेगा बिकॉज ऑफ नए अनुभव। मतलब मुझे लगता था कि भैया, चलो 2000 का नोट का एग्जांपल दे रहा था ना कोई, कि 2000 का नोट, उस पे हालांकि उसमें टर्म्स एंड कंडीशन है, बट मान लेते हैं कि 2000 का नोट जो है आज तक चलता था, या पुराने वाला 500 और 1000 का नोट। तो 1000 का नोट जो है एकदम बढ़िया चीज थी, दो आप 1000 का नोट निकाल के, और वो अक्षय कुमार कौन सी मूवी है वो, फिर हेरा फेरी या वॉटेवर, तो उसमें वो दिखाते रहते हैं वो 3 नोट्स। तो 1000 के नोट की वैल्यू थी, दिमाग में आपके स्कीमा में था 1000 का नोट है भैया, इससे कुछ मिलेगा। जैसे ही 1000 का नोट बंद हुआ या 500 1000 के नोट बंद हुए, अब आप अगले दिन निकाल के दे रहे हैं, 1000 का नोट रह गया आपके पास मान लीजिए, अब उसकी कोई वैल्यू नहीं है, आपको वो मॉडिफाई करना पड़ेगा। मॉडिफाई किस में करना पड़ेगा? नया 500 का नोट या 2000 का नोट, अब इसकी वैल्यू नहीं है। मॉडिफिकेशन में आपको एकोमोडेट करना पड़ता है ना, एकोमोडेट करना पड़ता है। यदि आप पुरानी जानकारी को चेंज कर रहे हैं, मॉडिफाई कर रहे हैं, एडजस्ट कर रहे हैं उसमें कुछ, तो एकोमोडेशन कहलाता है समायोजन। अगर आप कुछ ऐड कर रहे होते, मान लीजिए 500 और 1000 के नोट चल रहे होते और एक 2000 का नोट और आ जाता, तो आप एसिमिलेट कर लेते बस, ठीक है ना। तो यहाँ पे सिंपल समायोजन या संगठन जैसा यहाँ कुछ हुआ नहीं है, मेटाकॉग्निशन और स्कैफोल्डिंग का यहाँ कोई संबंध बनता नहीं है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 5 पर, देखिएगा जरा, ईगोसेंट्रिज्म बताइए, फटाफट से बताइए क्या कहा है। पियाजे की थियरी में, यानी इन जीन पियाजेस थियरी, ईगोसेंट्रिज्म रेफर्स टू, यानी अहम केंद्रता, किस मायने क्या है पियाजे के सिद्धांत के अनुसार। तो अहम केंद्रता होती कहां है, ईगोसेंट्रिक कब होता है बच्चा? सेल्फ सेंटर्ड जिसको हम बोल रहे हैं, 2 से 7 वर्ष में।
2 से 7 वर्ष बोले तो प्री ऑपरेशनल स्टेज, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, SPCF में P है ये, ठीक है जी। तो अगर हम बात करें ईगोसेंट्रिक या ईगोसेंट्रिज्म का मतलब क्या है, ये पूछा है। डी ऑप्शन 54% लोग सही उत्तर दे रहे हैं। पहला ऑप्शन है, अब सही है कि गलत वो देखेंगे, द एबिलिटी टू कंसिडर मोर देन वन एस्पेक्ट ऑफ द सिचुएशन एट अ टाइम। ये ईगोसेंट्रिज्म है भैया, ये तो ईगोसेंट्रिज्म का जाना है कि आप एक से ज्यादा पहलू देख पा रहे हैं किसी समस्या के। द टेंडेंसी टू ऑर्गेनाइज थिंकिंग प्रोसेस इनटू साइकोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स, इसको ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। कल हम पढ़ रहे थे ना अडेप्टेशन, ऑर्गेनाइजेशन, तो ये संगठन कहते हैं कि जब आप अपनी मानसिक संरचनाओं के आधार पर जानकारी को संगठित कर रहे हैं कि ये इस बारे में है, ये इस बारे में है, ये इस बारे में है। सी ऑप्शन है द यूज ऑफ एग्जिस्टिंग स्कीमास टू मेक सेंस ऑफ द वर्ल्ड, तो ये तो भाई साहब आप अडेप्ट कर रहे हैं। डी ऑप्शन है द टेंडेंसी टू सी द वर्ल्ड एंड द एक्सपीरियंसेस ऑफ अदर्स फ्रॉम वंस ओन व्यू पॉइंट, यानी दुनिया को देखने का जो चश्मा है वो आपका अपना है। लोग क्या फील कर रहे हैं आपको फर्क नहीं पड़ता, आप कैसा महसूस करते हैं उस चीज के बारे में वैसा आप सोचते हैं, है ना। तो दूसरों के अनुभवों व सांसारिक दृष्टिकोण को अपनी दृष्टि से देखने की प्रवृत्ति, कि भाई वही जो बात, पिताजी ऑफिस से डांट खा के आए हैं बट बच्चे को चॉकलेट चाहिए थी, आप चॉकलेट क्यों नहीं लेके आए, वो इस बात पे रोएगा, उसको फर्क नहीं पड़ता क्या हो रहा है दुनिया में, है ना। बहुत ही छोटा बच्चा है तो इवन डेथ में भी उसको आइडिया नहीं लगेगा क्या हो रहा है, वो आपको खेलता हुआ मिलेगा, क्योंकि उसका पर्सपेक्टिव वो दूसरे के पर्सपेक्टिव से नहीं देख सकता चीजें। ईगोसेंट्रिक है, सेल्फ सेंटर्ड है, उसको लगता है जो मेरा फेवरेट है वो सबका फेवरेट है, जो मुझे पसंद है वो सबको पसंद है। डोरेमोन बुरा है, आपने कैसे कह दिया, वो वाला कार्टून खराब है। शिनचैन बुरा है, लड़ाई करना शुरू कर देगा, क्यों, क्योंकि उसको शिनचैन पसंद है तो वो एक्सपेक्ट करेगा सबको पसंद होगा। यानी पूरी दुनिया को देखने की नजर उसकी अपनी नजर है, दूसरे के पर्सपेक्टिव से, दूसरे के दृष्टिकोण से नहीं देख पाता। कई लोगों में ये एडोलेसेंट ईगोसेंट्रिज्म भी एक चीज होती है, और कई लोगों में मुझे लगता है ये जीवन भर रह जाता है, थोड़ा बहुत तो हम सभी में होता ही है, ठीक है जी। तो द एबिलिटी टू कंसिडर मोर देन वन एस्पेक्ट ऑफ द सिचुएशन एट अ टाइम, ये तो ऑपोजिट है ईगोसेंट्रिज्म का। तो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर ओवर हियर। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्या है ये, क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है। पियाजेस थियरी, इन पियाजेस थियरी द प्रोसेस इन विच चिल्ड्रन ईदर मॉडिफाई, यानी या तो वो मॉडिफाई करते हैं, यानी या तो वो चेंज करते हैं, बदलाव लाते हैं, देयर स्कीमास, अपने स्कीमा में, और मेक न्यू वंस ड्यू टू डायरेक्ट इंटरेक्शन विद द एनवायरमेंट इज कॉल्ड, यानी या तो नया स्कीमा बनाएंगे। स्कीमा क्या है, पूर्व ज्ञान, जो भी आपके दिमाग में भरा हुआ है वो सब स्कीमा में है, जिसकी वजह से आप चीजें पहचान पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, क्योंकि स्कीमा में लैंग्वेज है आपके, या बाकी चीजें भी होंगी, है ना। क्लियर है। तो अगर हम बात करें यहां, तो नया स्कीमा बनाना, न्यू स्कीमा क्रिएट करना, या फिर पुराने को मॉडिफाई करना, या फिर पुराने को मॉडिफाई करना, किस में आएगा। ये इनवेरिएशन है, ऐसा तो हमने कुछ पढ़ा नहीं है। कंडीशनिंग का पियाजे से कोई संबंध नहीं है। इक्विलिब्रेशन है, इक्विलिब्रेशन तो होता है जो दिमाग में है और जो आपकी दुनिया में है वो बैलेंस में है, बैलेंस की स्थिति इक्विलिब्रेशन है। जब ये बैलेंस में नहीं होंगे तो डिसइक्विलिब्रियम आ जाएगा या डिसइक्विलिब्रेशन आ जाएगा। तो यहां पर आंसर हिंदी में अगर मैं कहूं, क्योंकि ये ऊपर नीचे हो गया हिंदी का आंसर, तो ये ऐसे आया होगा पेपर में भी, एक बार इंग्लिश की तरफ देख लेना, क्योंकि इंग्लिश को ही फाइनल माना जाता है। तो अगर मैं देखूं यहां, तो हिंदी में आंसर डी ऑप्शन होगा और इंग्लिश में आंसर सी ऑप्शन होगा, है ना, अडेप्टेशन, और हिंदी में डी। लेकिन अगर ऐसा पेपर में हुआ है या हो सकता है, होता है कई बार, तो आपको इंग्लिश वाला आंसर एक बार चेक कर लेना चाहिए, क्योंकि इंग्लिश को ही फाइनल माना जाता है यदि कोई मिस्टेक पेपर में होती है। ज्यादातर एग्जाम्स का यही रूल है, ठीक है ना। तो अडेप्टेशन यानी ये अडेप्ट करना है। इस अडेप्टेशन में ही एसिमिलेशन और एकोमोडेशन यानी समायोजन और क्या आता है, आत्मसातीकरण, दोनों आते हैं। या तो आप ऐड करते हैं या तो आप चेंज करते हैं, और इसी के थ्रू आप अडेप्ट करते हैं नई सिचुएशंस में, ठीक है जी। तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ये आया है 9 जनवरी को पेपर 2 में। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 7 ये कहता है अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे के अनुसार चिल्ड्रन इन कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज कैन थिंक लॉजिकली बट हैव डिफिकल्टी इन, यानी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चे में लॉजिक तो आ जाता है ना। जो तर्क है सबसे पहले कब आएगा, इंडक्टिव लॉजिक है, हालांकि ये कब आएगा, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में लॉजिक आ जाता है, ठीक। 9 जनवरी का ही है ये, 9 जनवरी। तो अगर हम बात करें डिफिकल्टी किस चीज में होगी, लॉजिक तो आ गया, परेशानी किस चीज में होगी ये पूछा है हमसे। तो पहला ऑप्शन है सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, यानी प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व में। बट ये सिंबॉलिक स्टेज तो कल ही हम डिस्कस कर रहे थे, इसको सीमियोटिक फंक्शन भी कह देते हैं।
भाषा बदलने में पूरा माहिर है, पेडागोजी में लैंग्वेज का खेल है। आपका जो पेपर है वो भाषा बदलने में एकदम परफेक्ट। तो ये तो 2 से 7 वर्ष में आ जाता है सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। जब हम कल बात कर रहे थे हैरी पॉटर की झाड़ू पे उड़ना, वो अक्कड़, वो जो आपका शकलक बुम बुम था, या आपको पता है कि ए फॉर एप्पल होता है, तो दिमाग में एप्पल का सिंबल आते ही क्या बन जाएगी, इमेज बन जाएगी, मेंटल रिप्रेजेंटेशन आ जाएगा। जो चीज आपके सामने नहीं है उसके बारे में भी आप मेंटल रिप्रेजेंटेशन बना पाएंगे, है ना। तो ये क्या है बताइए जरा, डिफिकल्टी होती किसमें है ये पूछा है, फटाफट से बता दीजिए। हाइपोथेटिको डिडक्टिव रीजनिंग। वाह 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 वाह, बात तो आपकी सही लग रही है यार हमें, है ना। हाइपोथेटिको डिडक्टिव रीजनिंग, क्योंकि ये देखो हिंदी में गड़बड़ है, या तो हमारे टाइपिस्ट जी ने किया है, जो कि संभावना कमी है, वो तो बड़ा ध्यान रखने वाले व्यक्ति हैं, बट मैं एक बार चेक करूंगी, या तो इन्होंने पेपर में गड़बड़ की होगी, ऐसा हो सकता है पेपर में गड़बड़ हो। हाइपोथेटिको डिडक्टिव रीजनिंग में डिफिकल्टी होती है क्योंकि ये फॉर्मल ऑपरेशनल में आएगी। ये जो हाइपोथेटिको डिडक्टिव रीजनिंग क्या है, आप पहले से हाइपोथेसिस कर पा रहे हैं कि इस चीज का प्रभाव ये होगा, है ना। आप साइंस में, इकोनॉमिक्स में एडवांस थिंकिंग है एक तरह की, ठीक। तो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ये हाइपोथेटिको डिडक्टिव रीजनिंग बाद में आती है, ये तो पहले आ चुका होता है, ये दोनों अचीव हो जाते हैं, कंजर्वेशन और सीरिएशन। तो डी ऑप्शन ही है जिसमें डिफिकल्टी होगी बच्चे को। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, पढ़िए और जवाब दीजिए। ये है 27 जनवरी का मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर, यानी पेपर 1 है। क्या समझे, कुछ नहीं है, समझे कि नहीं बताइए आप। तो अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे थियरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, भाई इनका जो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है, एट विच स्टेज मोस्ट चिल्ड्रन डेवलप कंसर्न्स अबाउट सोशल इश्यूज। ये हम एक सेशन में और कर चुके हैं। एक दो क्वेश्चंस हैं जो मल्टीपल शिफ्ट्स में रिपीट हुए हैं, ये उनमें से एक है। तो सामाजिक मुद्दों पे और जस्टिस की, न्याय की बात करने लग जाएगा बच्चा, और ये आप कोलबर्ग की थियरी से भी निकाल सकते हैं, वो भी एडोलेसेंस के बाद ही होती है चीज, या एडोलेसेंस में ही होती है। ये फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज है कि आप सच में ये एब्स्ट्रैक्ट प्रॉब्लम्स जो चल रही हैं समाज में, उस पे हाइपोथेसिस करने लग जाएंगे, जस्टिस की बात करने लग जाएंगे कि भाई ये महिलाओं के साथ गलत हो रहा है, महिला और पुरुष का बराबर होना चाहिए जो इश्यूज हैं, या ऐसे सामाजिक मुद्दे जितने भी चले आ रहे हैं, ये सब किशोरावस्था या फॉर्मल ऑपरेशनल। क्योंकि अब अमूर्त चिंतन आ गया, जो हो रहा है जस्ट उस पे ही नहीं, उसके पीछे भी जाके आप सोच सकते हैं, हाइपोथेटिको डिडक्टिव रीजनिंग आप कर सकते हैं कि किसका परिणाम क्या होगा। तो ये फॉर्मल ऑपरेशनल थिंकिंग है, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज है 11 से 14 वर्ष, जिसमें जो सामाजिक मुद्दे हैं और न्यायिक व्यवस्था पे वो सोच पाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, जवाब दीजिएगा फटाफट से। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 9, देखिए। पियाजे के, ये तो पूरी वही कहानी है पियाजे के, जीन पियाजे के कॉग्निटिव डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग, एट विच स्टेज डू चिल्ड्रन बिगिन टू इमिटेट अदर्स, यानी अनुसरण या नकल करना किस उम्र में शुरू कर देते हैं बताइएगा। कि इमिटेट करना यानी दूसरों का अनुसरण या अनुकरण करना, नकल करना, कॉपी करना बच्चा कब शुरू कर देगा। सेंसरी मोटर यानी जन्म से 2 वर्ष में बच्चा इमिटेट करना शुरू कर देगा, 2 से 7 वर्ष में, 7 से 11 में, या 11 से 14 में, SPCF। देखिए नकल तो वो यहां भी कर सकता है, नकल वो यहां भी कर सकता है, नकल वो यहां भी कर सकता है। नकल तो आप आज भी कर सकते हैं ना, चाहे 20 साल के हो जाए, चाहे 80 साल के हो जाए, नकल करना तो आ गया। लेकिन शुरू कब से हुआ ये पूछा है। बिगिन टू इमिटेट, शुरुआत तो जन्म से 2 वर्ष में ही हो जाती है। संवेदी गामक, इंद्रिय गामक, सेंसरी मोटर, ठीक है। डेफर्ड इमिटेशन पढ़ते हैं हम हर साल, आपको याद होगा वो डेफर्ड इमिटेशन, विलंबित अनुकरण, यानी सिर्फ नकल नहीं, बल्कि आपने, बच्चे ने आज माताजी को मेकअप करते हुए देखा, पिताजी को शेव करते हुए देखा, आज नहीं आप 2 दिन बाद घर में आए, बच्चा पूरा पुता हुआ है, मेकअप, उसने जो आपका आईलाइनर है वो लगाया है लिप्स पे, और जो लिपस्टिक है वो लगा ली है आंखों पे। तो ये क्या है, डेफर्ड इमिटेशन। उसने जो देखा था वो बाद में भी उसको विलंबित रूप में याद रख पाया और वो रिपीट कर दिया उसने। तो इमिटेशन की शुरुआत सेंसरी मोटर स्टेज से ही हो जाती है ना। और ये रहता प्री ऑपरेशनल में भी ये जीवन भर रहेगा। तो शुरुआत कहां से हो रही है, सेंसरी मोटर से हो रही है। तो इसमें 53% लोग गलत उत्तर दे रहे हैं। इसका जो सही उत्तर है वो है सेंसरी मोटर। क्लियर है बात। 30 जनवरी को आया हुआ क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा एक बार। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा। देखिए हर एक स्टेज की ना अपनी एक विशेषता है। इमिटेशन की बात करेगा, ऑब्जेक्ट परमानेंस की बात करेगा, तो ये एक स्टेज है। अगर बात करेगा किसकी, सिंबॉलिक थॉट की, वो दूसरी स्टेज है, प्री ऑपरेशनल, है ना। सीरिएशन की बात करेगा, वो तीसरी स्टेज है। इन अकॉर्डेंस टू जीन पियाजे's थियरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, अ टीचर शुड गिव टास्क्स requiring dash to students in age group 7 to 11 years
फॉर वर्किंग इंडिपेंडेंटली। यानी 7 से 11 वर्ष के बच्चों को किस तरह के टास्क देने चाहिए एक टीचर को, ये पूछा है। बताइए फटाफट से किस तरह के टास्क। तो कौन सी स्टेज होती है 7 से 11? कॉन्क्रीट ऑपरेशनल। तो टास्क कैसे होने चाहिए? मूर्त होने चाहिए, जिसपे लॉजिक लग पाए और मूर्त चीजों पे लॉजिक लगा पाए बच्चा। हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग के टास्क तो फॉर्मल ऑपरेशनल में दे रहे हैं लास्ट स्टेज में 11 से 14 में। रिवर्सिबल थिंकिंग, हाँ इस स्टेज में रिवर्सिबल थिंकिंग आ जाती है। क्यों? क्योंकि कॉन्क्रीट ऑपरेशनल में कंजर्वेशन आता है, संरक्षण में रिवर्सिबल थिंकिंग की जरूरत होती है, डिसेंट्रेशन की जरूरत होती है। तो यहाँ पे डिसेंट्रेशन होता है तब भी सही है। पैसिव इमिटेशन की कोई स्टेज पियाजे नहीं कहते। ऑब्जेक्ट परमानेंस जन्म से 2 वर्ष में ही आ जाता है। 7 से 11 में रिवर्सिबल थिंकिंग ही प्रतिवर्ती चिंतन के बर्फ पानी बन सकती है, यानी आइस कैन बिकम वाटर और वाटर कैन बी फ्रीज्ड इनटू आइस। तो ये क्या है? ये रिवर्सिबल थिंकिंग है। 1 से 100 तक, 100 से 1 तक। ठीक, ये सीरिएशन का गुण हो गया। अगर हम बात कर रहे हैं स्कूल से घर और घर से स्कूल का रास्ता, याद हो सकता है इस उम्र में, तो रिवर्सिबल थिंकिंग यानी चीजों को रिवर्स कर पाना, बी ऑप्शन। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 11 पर। देखिए एक बार, 30 जनवरी का पेपर है ये, पेपर 1। क्या है क्वेश्चन? अकॉर्डिंग टू जीन पियाजेस थियोरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट एट विच स्टेज डू मोस्ट चिल्ड्रन, यानी ज्यादातर बच्चे बिकम कैपेबल ऑफ सॉल्विंग एब्स्ट्रैक्ट प्रॉब्लम्स इन लॉजिकल फैशन, यानी अमूर्त समस्याओं को तार्किक रूप से, यानी लॉजिक अबाउट एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। तो अब वो अमूर्त चीजें जो उसके सामने नहीं है उसको भी तार्किक रूप से उस पर चिंतन कर पाएगा, लॉजिक लगा पाएगा। कौन सी स्टेज है भैया? एब्स्ट्रैक्ट लिखा है तो सीधा दौड़ के जाओ फॉर्मल ऑपरेशनल पे। 11 से 14 वर्ष, आसान सा क्वेश्चन है, इसमें कुछ भी नहीं है। अगर इसमें कॉन्क्रीट लॉजिक लिखा होता तो कॉन्क्रीट ऑपरेशनल हो जाता। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 12। इजी लग रहे होंगे अब तो क्वेश्चंस कल के डिस्कशन के बाद। अभी कुछ चीजें हैं जो नई आपको पता लगेंगी, हम नया डिस्कशन कुछ करेंगे। 1-2 क्वेश्चंस हैं जो बहुत अलग हैं। चिल्ड्रन इन डैश स्टेज कैन सॉल्व कॉन्क्रीट प्रॉब्लम्स इन अ लॉजिकल फैशन बट हैव डिफिकल्टी थिंकिंग हाइपोथेटिकली। भैया लॉजिकल फैशन यानी तर्क तो आ गया है, और तर्क सबसे पहले कब आता है आपको पता है? 7 से 11 कॉन्क्रीट ऑपरेशनल में। ठीक है, बट हैव डिफिकल्टी थिंकिंग हाइपोथेटिकली। हाइपोथेटिकली क्या होता है? परिकल्पना। मान लीजिए कोई बच्चा है जो रोज लेट आता है, ठीक है, तो जो व्यक्ति 7 से 11 उम्र के जो उसके सहपाठी होंगे वो जरूरी नहीं है इस बात पे हाइपोथेसाइज कर पाए, परिकल्पना कर पाए कि इसके पीछे के क्या क्या रीजंस हो सकते हैं कि बच्चा हमारी क्लास में एक लेट आता है। वो सोचेंगे अरे यार ये तो जान की लेट आता है। वो एक ही पर्सपेक्टिव पे ज्यादातर टिके रहते हैं, है ना। तो लॉजिक तो है उनमें, लेकिन परिकल्पना नहीं है। वो उतना इमेजिन नहीं कर पाएंगे कि इसके पॉसिबल सॉल्यूशंस या रीजंस क्या हो सकते हैं एक प्रॉपर लॉजिकल इमेजिनेशन के थ्रू, क्योंकि हाइपोथेसिस या परिकल्पना की जो उम्र है वो है फॉर्मल ऑपरेशनल 11 से 15 वर्ष। ठीक है ना। तो सेंसरी मोटर में तो लॉजिक आता नहीं है भैया, प्री ऑपरेशनल में भी नहीं आता। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल में पहली बार मूर्त चीजों को लेके लॉजिक आ जाता है, तर्क आ जाता है। फॉर्मल ऑपरेशनल में तो हाइपोथेसिस भी आ जाएगी। तो डिफिकल्टी है हाइपोथेटिकल थिंकिंग में, इसलिए फॉर्मल ऑपरेशनल नहीं हो सकता। अगर हाइपोथेटिको डिडक्टिव रीजनिंग भी कर लेता तो फॉर्मल हो जाता। क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा फटाफट से और समझेंगे क्या कहानी है। अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे चिल्ड्रन लर्न मीनिंगफुली, बच्चे अर्थपूर्ण ढंग से। अर्थपूर्ण क्या है? एक तो है रट्टाफिकेशन, रोट लर्निंग, रटंत विद्या, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, रटे जा रहे हैं, है ना। वहीं अगर हम बात करते हैं, दूसरा है मीनिंगफुल लर्निंग, जिसकी हम आज के समय में बात करते हैं, जिसकी कंस्ट्रक्टिविज्म बात करता है, रचनावाद बात करता है कि बच्चा अर्थपूर्ण ढंग से सीखे। ठीक है नेहा, चलिए बताइए, जहां बच्चा एक्टिव होगा भाई मीनिंगफुल क्या होती है? कोई भी चीज अर्थपूर्ण कब होगी? जब आप उसमें सक्रिय रूप से भागीदार बनेंगे, है ना। भाई जिस शादी में आप मन भर के आपने तैयारियां की हैं, है ना, कपड़े सिलवाए हैं, डांस किया है, ये वो, अब वो आपके लिए मीनिंगफुल हो गई, वो आपको याद रहेगी। जिसमें आप एक्टिव हैं, जिसका आपको पता नहीं रोज कितनी शादियां हो रही हैं, वो मैटर नहीं करती, है ना। इसके एग्जाम्पल बहुत सारे हो सकते हैं। बेसिकली जो आपकी रियल लाइफ से जुड़ जाती है चीज, या वो आपके लिए मीनिंगफुल हो जाती है। जो चीज आपके जीवन से नहीं जुड़ पाती, या जो एक्टिवली आप नहीं सीखते, पैसिवली बस रिसीव कर लेते हैं, रट लेते हैं, वो आपके लिए मीनिंगफुल नहीं होती। और पियाजे का सिद्धांत हो, वाइगोस्की का सिद्धांत हो, इसी बात पे फोकस करते हैं कि लर्निंग मीनिंगफुल हो सके, अर्थपूर्ण हो सके, जिसको आप रियल लाइफ में कल को अप्लाई कर पाए, सिर्फ रट्टे ना लगाएं। ठीक, थ्रू सेल्फ इनिशिएटेड एक्टिविटी, जहां बच्चा एक्टिव होगा वही मीनिंगफुल लर्निंग हो रही होगी। देखिए कहां है बच्चा एक्टिव। थ्रू द प्रोसेस ऑफ कंडीशनिंग ऑफ स्टिमुलाई एंड रिस्पॉन्स। देखिए ये व्यवहारवाद का थॉट है कंडीशनिंग का। कंडीशनिंग वही है कि आपने आदत डलवा दी है बार बार, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 इतनी बार हुआ है कि अब आपको
बाय डिफॉल्ट पता है, आपसे पूछे कोई 2 5 जा कितना होता है, आप फटाफट बता देंगे 10। कैसे आता है ये बेशक ना पता हो आपको। When offered rewards and punishment, रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट की भी बात कंस्ट्रक्टिविज्म में नहीं होती, पियाजे नहीं करते। When adults take control and provide explanation, यहां पे कंट्रोल की बात नहीं होती। बच्चा एक्टिव एक्सपेरिमेंटेटर है, लिटिल साइंटिस्ट है, नन्हा वैज्ञानिक है, बच्चा भी बराबर का सक्रिय भागीदार है सीखने में। ठीक है जी, तो एक ही ऑप्शन है जो बच्चे को एक्टिव रखता है, जो बच्चे को, जहां बच्चा सबसे ज्यादा एक्टिव है वही उत्तर सही है। खुद से आरंभ की गई गतिविधि व खोज में, थ्रू सेल्फ इनिशिएटेड एक्टिविटी एंड डिस्कवरी में जब बच्चा संलग्न होगा तो लर्निंग मीनिंगफुल होगी, भूलेगा नहीं, जीवन से जुड़ जाएगी। 30 जनवरी पेपर 2, डी ऑप्शन इज द राइट आंसर ओवर हियर। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर है 14। देखिएगा एक बार क्या कहानी है 14 में। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट, यानी सही नहीं है, अबाउट पियाजेज प्रपोजल अबाउट सीक्वेंस ऑफ स्टेजेस। यानी बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन, लेकिन आप इसमें फंसेंगे। देखिएगा 30 जनवरी को, ये भी पेपर 2 का ही क्वेश्चन है। यानी पियाजे द्वारा प्रस्तावित चरणबद्ध क्रम जो है, कौन सा वाक्य सही नहीं है उस क्रम के बारे में, यानी जो स्टेजेस हैं उनकी, SPCF सेंसरी मोटर प्री ऑपरेशनल कॉन्क्रीट ऑपरेशनल और फॉर्मल ऑपरेशनल, इन 4 स्टेजेस में जो उन्होंने संज्ञानात्मक विकास यानी कॉग्निटिव डेवलपमेंट के लिए दी है, कौन सी बात उन स्टेजेस के क्रम के बारे में सही नहीं है। पहला ऑप्शन है ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ कॉग्निटिव चेंज इन एन इंटीग्रेटेड फैशन फॉलोइंग अ सिमिलर कोर्स, यानी संज्ञानात्मक बदलाव एकीकृत रूप में होता है जिसकी दिशा समान होती है। यानी जितने भी कॉग्निटिव डेवलपमेंट के चेंजेस हैं वो एक किसमें होते हैं, एकीकृत फैशन में होते हैं, जुड़े हुए हैं एक दूसरे से, लेकिन उनका जो कोर्स है वो सिमिलर है, यानी दिशा सेम रहती है सभी बच्चों में, सीक्वेंस सेम रहता है। बात सही है नहीं है भाई? जिस व्यक्ति ने स्टेज की बात की है तो सेम रहने की बात करेगा ना। स्टेज ऐसा थोड़ी, इंडिया में स्टेज अलग हो जाएंगी, पाकिस्तान में अलग हो जाएंगी, अमेरिका में अलग हो जाएंगी पियाजे की स्टेजेस। भैया पियाजे एक स्विट्जरलैंड या स्विस मनोवैज्ञानिक थे, अब वो स्विस बच्चों के लिए भी वही बात लागू होगी जो अमेरिकन बच्चों के लिए होगी, क्योंकि स्टेजेस जिसने भी दी है वो सबके लिए सेम है। ठीक है ना? तो बी ऑप्शन कह रहे हैं यहाँ पे कितने लोग, 47% लोग। बहुत बढ़िया, मुझे उम्मीद कम थी कि आप ये सही उत्तर देंगे। स्टेजेस कैन बी स्किप्ड, यानी गलत क्या है ये पूछा है कि स्टेजेस को स्किप किया जा सकता है, यानी आप सेंसरी मोटर से छलांग लगा करके फॉर्मल ऑपरेशनल पे पहुंच सकते हैं, बीच में प्री ऑपरेशनल कॉन्क्रीट ऑपरेशनल को जंप कर दिया आपने, जैसे कक्षा 1 से डायरेक्ट 5 में पहुंच गए हो, ऐसा संभव यहां नहीं है। स्टेजेस फिक्स्ड हैं, सभी कल्चर के लिए फिक्स्ड हैं। ये बात यहां गलत हो गई और हमसे यही पूछा था क्या गलत है। जो गलत है वही सही है, क्योंकि पूछा ही गलत था। तो एक चरण को लांघकर दूसरे चरण पर आगे बढ़ा जा सकता है, ये बात एकदम गलत है पियाजे की स्टेजेस के बारे में। स्टेजेस अकर इन अ फिक्स्ड ऑर्डर, बिल्कुल सही बात है, एक सीक्वेंस में होती है। SPCF को ऐसे थोड़ी कर दोगे कल को कि SPCF को आप कर दो FCPS, पॉसिबल नहीं है ना उल्टा करना। एक सीक्वेंस है, एक उम्र है, जन्म से 2 वर्ष, फिर 2 से 7 वर्ष, 7 से 11, 11 से 14, ऐसा नहीं कर सकते कि उल्टा शुरू हो जाएगी। फिक्स्ड है ऑर्डर। स्टेजेस आर यूनिवर्सल, यानी सार्वभौमिक है, पूरी दुनिया में एक ही जैसी रहेंगी, बिल्कुल स्विट्जरलैंड में भी वैसी रहेंगी जैसी अमेरिका में रहेंगी, जैसी भारत में रहेंगी। दे आर अज्यूम्ड टू कैरेक्टराइज चिल्ड्रन एवरीवेयर, यानी सभी बच्चों के गुण दर्शाती हैं, चाहे वो कहीं के भी बच्चे हों, उनके दिमाग का विकास इसी तरह से होगा जिस तरह से पियाजे ने अपनी स्टेजेस दी हैं। एक स्टेज का बच्चा, दुनिया का कोई भी बच्चा हो उस उम्र में वैसे ही बिहेव करेगा। तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर कि स्टेज स्किप की जा सकती है। देखिए जिसने भी, जो भी स्टेज थियरिस्ट है वो मानेगा एक तो कि डेवलपमेंट डिसकंटिन्यूअस है, क्योंकि उसने स्टेज में तोड़ दिया तो वो डिसकंटिन्यूटी बन गई डेवलपमेंट की। दूसरी बात वो एक और मानेगा कि स्टेजेस कभी भी स्किप नहीं होती। वो क्या हो सकता है, वो है हेट्रोजेनस एंड होमोजेनस, बताऊंगी अभी, डोंट वरी, अभी आगे आएंगी चीजें बहुत सारी, सब क्लियर हो जाएगा, डोंट वरी। अगर हम बात करते हैं, आज नहीं मतलब आगे आने वाले सेशंस में, अगर हम बात करते हैं किसकी, हम डिस्कस कर रहे थे कि जो भी व्यक्ति स्टेजेस की बात करेगा उसकी स्टेज ऐसी नहीं होती कि दुनिया के किसी दूसरे कोने में जाके स्टेज बदल जाएंगी, ऐसा नहीं है। ये कोई गाड़ी का मॉडल नहीं है कि कोई कार का मॉडल है, इंडिया में अलग आ जाएगा, अमेरिका में अलग आ जाएगा, यहाँ स्टीयरिंग राइट है, कहीं और लेफ्ट होगा, ऐसा नहीं चलेगा। ये स्टेजेस फिक्स होती हैं, कोई भी हो, चाहे वो कोलबर्ग की स्टेज हो, पियाजे की स्टेज हो, सिगमंड फ्रॉइड की स्टेज हो, एरिक एरिक्सन की स्टेज हो, जिसने भी स्टेज की बात की है वो पूरी दुनिया में स्टेजेस सेम रहेंगी। ठीक है ना? चलिए बहुत बढ़िया, आगे मस्त तैयारी कीजिए जितेंद्र यादव जी, आपका भी सीटेट हो गया है क्रैक। तो क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 15 ये आया है 24 जनवरी को, अभी 2023 में जो ऑनलाइन पेपर हुआ है, पेपर 1। अकॉर्डिंग टू पियाजे विच ऑफ दीज फैक्टर्स प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन कॉग्निटिव डेवलपमेंट, यानी पियाजे के अनुसार इनमें से कौन सा कारक संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
यही क्वेश्चन कल भी किया था, बस उसके ऑप्शंस चेंज थे, ऑप्शंस डिफरेंट थे। भाई पियाजे कंडीशनिंग की बात नहीं करते, नकल की बात एज सच नहीं करते, बट किसी स्टेज में नकल आ जाए तो बात अलग है, ठीक है ना। लेकिन फैक्टर नहीं है ना ये, पियाजे के जो 4 फैक्टर थे MESE, उनमें से ये कोई फैक्टर नहीं है, ना कंडीशनिंग, ना इमिटेशन, ना रीइंफोर्समेंट। रीइंफोर्समेंट और कंडीशनिंग तो व्यवहारवादी कॉन्सेप्ट हैं, पियाजे नहीं बात करेंगे, पैवलोव और स्किनर बात करेंगे। तो एक्टिविटी, पियाजे एक्टिव कंस्ट्रक्टर, लिटिल साइंटिस्ट कह रहे हैं बच्चे को, नन्हा वैज्ञानिक कह रहे हैं। यहाँ पे MESE याद है ना, मैचुरेशन यानी बायोलॉजिकल मैचुरेशन या जीन्स महत्वपूर्ण हो गए। दूसरा एक्सपीरियंस, जिसको आप एक्टिविटी कह सकते हो। तीसरा है सोशल इंटरेक्शन, और चौथा है इक्विलिब्रेशन। क्लियर है बात, या कोई दिक्कत परेशानी इस बात को समझने में आपको हो रही है? बताओ एक बार। तो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। एक्सपीरियंस को ही एक्टिविटी कह देते हैं, ये हमें पता है। क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा एक बार और जवाब दीजिएगा। वन ऑफ मेजर क्रिटिसिज्म, बहुत प्यारा क्वेश्चन, यानी संज्ञानात्मक विकास जो है पियाजे का, उसकी एक प्रमुख आलोचना है। क्रिटिसिज्म मतलब आलोचना है, नेगेटिव साइड दिखाई है किसी ने उसकी, वो क्या है? पियाजे की थियोरी की आलोचना क्या है, ये पूछा है हमसे। पहला ऑप्शन है, ही डिड नॉट कंसिडर चिल्ड्रन एज एक्टिव बीइंग्स। भैया पियाजे चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं, चले गए दुनिया से चिल्लाते चिल्लाते, कि बच्चे क्या हैं? एक्टिव बीइंग्स हैं, एक्टिव एक्सप्लोरर्स हैं, नन्हे वैज्ञानिक हैं, यानी वो एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं। एक पेन भी उनके सामने रख दोगे, उसको भी तोड़ेंगे, फोड़ेंगे, खोलेंगे, देखेंगे, टच करेंगे, फील करेंगे, यानी एक्टिव बीइंग्स हैं, सक्रिय हैं। ये कह रहे हैं एक्टिव बीइंग नहीं है। पूरा कंस्ट्रक्टिविज्म एक्टिव बीइंग पे या बच्चे के एक्टिव होने पे बेस्ड है, और ये कह रहे हैं कि एक्टिव नहीं होते बच्चे। तो पियाजे ऐसा नहीं कह सकते, जीते जी और मरने के बाद कभी नहीं कह सकते ऐसा, ठीक है ना। बी ऑप्शन है, ही गेव टू मच इंपॉर्टेंस टू द रोल ऑफ लैंग्वेज इन कॉग्निशन। भैया टू मच इंपॉर्टेंस पियाजे ने नहीं दी, बल्कि उन 4 फैक्टर्स में लैंग्वेज है भी नहीं। उन्होंने ये नहीं कहा कि लैंग्वेज इंपॉर्टेंट ही नहीं है, बट नॉट दैट इंपॉर्टेंट। तो एक सिग्निफिकेंट फैक्टर कह सकते हो, बट ऐसा नहीं है कि उन्होंने बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दे दी लैंग्वेज को, इसलिए उनको क्रिटिसाइज किया जाता है, ऐसा तो है ही नहीं। वो एक बार को वाइगोस्की को कह दो तो समझ भी आएगा। ही डिड नॉट टेक इनटू अकाउंट द इन्फ्लुएंस ऑफ कल्चर एंड सोसाइटी। उन्होंने समाज और संस्कृति के प्रभाव को ध्यान में नहीं रखा। अब आप कहेंगे भैया वो जो 4 फैक्टर है उसमें तो सोशल इंटरेक्शन आता है। वो सोशल इंटरेक्शन उतना प्रभावी नहीं है जितना वाइगोस्की उसकी बात करेंगे, क्योंकि ये अगर इतना ही प्रभाव इन्होंने कल्चर और सोसाइटी को दिया होता तो ये भी सोशियो कंस्ट्रक्टिविस्ट हो जाते, सामाजिक रचनावादी कहलाते वाइगोस्की की तरह। ये रेडिकल क्यों कहलाते, है ना। फिर आता है डी ऑप्शन, ही लेड टू मच एम्फेसिस ऑन यूज ऑफ रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट। पियाजे हो, वाइगोस्की हो, या कोई भी रचनावादी व्यक्ति हो, वो रिवॉर्ड पनिशमेंट पे ज्यादा फोकस नहीं करता। ये इनाम और सजा का जो कॉन्सेप्ट है, ये व्यवहारवाद का कॉन्सेप्ट है कि सही काम करे तो दो रुपए दे दो, मैं 2 डंडे की बात कर रही थी, और गलत काम करे तो 2 डंडे लगा दो। ये क्या है? ये लालच वाला कॉन्सेप्ट है, इससे बहुत लंबा नहीं चलता ये, है ना। जब तक आपको टॉफी मिलेगी तब तक आप काम करेंगे, जिस दिन नहीं मिलेगी फिर आप नहीं काम करेंगे, एक टाइम के बाद टॉफी में मजा आना बंद हो जाएगा। तो ये पनिशमेंट और रिवॉर्ड का कॉन्सेप्ट व्यवहारवादी लोग देते हैं। व्यवहारवाद आपके सेशन में या आपके सीटेट के सिलेबस में नहीं है सच, बट आपको ये इतना पता होना चाहिए कि रिवॉर्ड पनिशमेंट बहुत अच्छा तरीका नहीं है बच्चे से डील करने का, बच्चे को एक्टिव रखना बेस्ट तरीका है। तो उन्होंने समाज और संस्कृति के प्रभाव को ध्यान में नहीं रखा, यही उनका क्रिटिसिज्म है ना। अब ये मत कह देना यार ये भी तो गलत है, बट ये पियाजे के बारे में तो नहीं है। उन्होंने तो पूछा क्रिटिसिज्म, आलोचना बताओ पियाजे की, और ये कह रहे हैं रिवॉर्ड पनिशमेंट। तो भैया ये तो पियाजे से रिलेटेड ही नहीं है, ये सही उत्तर कैसे हो सकता है? नहीं तो कई लोगों के दिमाग में ये भी आ सकता है। 25 जनवरी को ये पेपर में आया आपके, मतलब क्या हुआ? समाज और संस्कृति की बहुत ज्यादा बात नहीं की, बच्चे की एक्टिविटी क्या है समाज और संस्कृति में, उस पर फिर भी इन्होंने कह दिया कि सोशली समाज में वो इंटरेक्ट कर रहा है, वो अपनी समझ का निर्माण करेगा लोगों के साथ इंटरेक्ट करके। वहीं वाइगोस्की कह रहे हैं वो दूसरों से बहुत कुछ सीखेगा, अपने दिमाग में भरेगा और अपनी एक समझ बनाएगा। तो पियाजे ने सोसाइटी और कल्चर पे उतना ध्यान नहीं दिया, ये इनकी एक आलोचना है, ठीक। तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर, जबकि हम बहुत सारी चीजें समाज और संस्कृति से सीखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा, अकॉर्डिंग टू पियाजे विच ऑफ दीज फैक्टर्स डज नॉट प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन कॉग्निटिव डेवलपमेंट। यानी कौन से तत्व हैं जो संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभाते, हमारे संज्ञान, हमारे मेंटल डेवलपमेंट में, हमारे इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट में जिनकी भूमिका ना के बराबर है, या वो फैक्टर्स हैं। अकॉर्डिंग टू पियाजे विच ऑफ दीज फैक्टर्स डज नॉट प्ले, 4 फैक्टर हैं पता है आपको, MESE, ठीक। बायोलॉजिकल मैचुरेशन, यही है वो M, जिसको मैचुरेशन या इसको जेनेटिक्स भी लिख सकता है इसको, क्योंकि पियाजे क्या है? जेनेटिक एपिस्टेमोलॉजिस्ट भी हैं, मतलब आपकी हेरिडिटी से ज्ञान का निर्माण कैसे होता है, ये भी पियाजे ने इस पे बहुत काम किया है। यानी वो हेरिडिटी को महत्वपूर्ण मानते हैं। आप उसको बायोलॉजिकल मैचुरेशन लिख दो, जैविक परिपक्वता लिख दो, आनुवांशिकता लिख दो, आप उसको जीन्स लिख दो,
बात बराबरी है। ये मैचुरेशन का मतलब, क्योंकि मैचुरेशन क्या होती है, हाईली रिलेटेड टू हेरिडिटी, आपकी हेरिडिटी से जुड़ी हुई होती है, और गर्ल्स मैच्योर फास्टर देन बॉयज। ठीक है जी, चलिए खैर, लैंग्वेज इन 4 ऑप्शंस में नहीं है या 4 फैक्टर्स में से नहीं है, तो इसको मार्क कर लेते हैं। एक्सप्लोरेशन यानी एक्सपीरियंस भी कह सकते हो आप इसको, और एक्टिविटी, दोनों बातें सही है ना। तो हम ये कहेंगे भैया भाषा का यहाँ महत्व उतना नहीं है, या इन 4 फैक्टर्स में नहीं आता, तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। 56% लोग सही उत्तर दे पा रहे हैं। भाई जहां बच्चा एक्टिव है वो तो उन्होंने इंपॉर्टेंट माना ही है ना उसको। क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा। अब उस एक्सप्लोरेशन में अडेप्टेशन, इक्विलिब्रेशन कहीं से भी उठा सकता है वो। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे थियरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, मोस्ट चिल्ड्रन बिकम कैपेबल टू थिंक लॉजिकली, यानी तर्क तो आ गया, अबाउट कॉन्क्रीट प्रॉब्लम्स, तर्क आ गया वो भी मूर्त चीजों के बारे में। तो पहली बात तो लॉजिक सबसे पहले कहां आता है, और जब लॉजिक आता है सबसे पहले तो मूर्त चीजों के बारे में ही आता है, अमूर्त के तरफ तो हम बाद में जाते हैं। मूर्त से अमूर्त का सिद्धांत होता है पढ़ाने में, यानी कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट जाते हैं आप। पहले आप चार्ट्स के थ्रू बच्चे को कोई पिक्चर्स दिखा करके, एक्टिविटी करा के, जो चीजें मूर्त हैं जिनको वो देख सकता है, टच कर सकता है, फील कर सकता है, उसके थ्रू पढ़ाते हैं, है ना। आप कविताएं भी रिसाइट करते हैं तो पोएम भी आप पूरे एक्शंस कर करके रिसाइट करते हैं, क्यों? क्योंकि ये मूर्त है, उसको समझ पाएगा। अच्छा मछली जल की रानी है तो वो मछली का आपने उसको मूर्त चित्रण दे दिया, जो दिमाग में वो आसानी से जोड़ पाएगा उस चीज को। लेकिन अभी हम इतनी बड़ी बड़ी बातें कर दे रहे हैं, कोई आपको एक्शन करके नहीं दिखाया जा रहा, मतलब अब हम अमूर्त की तरफ चले गए। तो मूर्त से अमूर्त जाया जाता है, कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट जाया जाएगा। यानी मैं लिख भी देती हूं ये बात कहीं, 1 मिनट रुक जाओ। इसको ट्रांजिटिविटी कहते हैं भाई, है ना, इंग्लिश में ही याद रख लेना, हिंदी में बहुत अजीब सा नाम है इसका, ट्रांजिटिविटी। जिसको याद आ रहा हो हिंदी का नाम वो नीचे लिख लीजिएगा। दूसरी बात हम अभी क्या कर रहे थे, हम कर रहे थे कि ये सिंपल फंडा है, नोट डाल के कहीं लिख लेना। पढ़ाते कभी भी कैसे हैं, कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट ही जाता है। हमारा जो ह्यूमन ब्रेन है, जो डेवलपमेंट है उसका, चाहे वो पियाजे हो या कोई भी हो, है ना, कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट यानी मूर्त से अमूर्त की ओर। मूर्त वो जिसको हम टच फील कर सकें, देख सकें, है ना, मूर्त से अमूर्त की ओर। दूसरी भाषा में हम इसको कह सकते हैं सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। इसको हम दूसरी भाषा में क्या कह सकते हैं, सरल से जटिल की ओर। जो चीज हमारे सामने है वो हमारे लिए सरल होती है, जो सामने नहीं है वो जटिल होगी। सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, ये सिद्धांत हैं पढ़ाने के, टीचिंग के कुछ मैक्सिम्स हैं, ये फॉर्मूलाज हैं। अगर मैं कहूं तो आपको बच्चे को इसी की तरफ ले जाना होता है, सरल से जटिल की ओर, है ना, जटिल की ओर, या जनरल टू स्पेसिफिक भी कह सकते हैं, सामान्य से विशिष्ट की ओर। पहले सामान्य चीजें बाद में विशिष्ट। ठीक है इतनी बात। चलिए खैर आगे बढ़ते हैं। एक छोटी सी बात मुझे आपको कहीं तो बतानी थी, हाँ ये ट्रांजिटिविटी वाला ही था। ये आपको मिल जाएगा इसी पीडीएफ में लगा हुआ, मंडे तक आपको सारी पीडीएफ मिल जाएंगी जो भी पेंडिंग है। तो लॉजिक सबसे पहले, वो भी कॉन्क्रीट चीजों के बारे में, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में आता है। ये तो आज के सेशन में हम बार बार डिस्कस कर चुके हैं, और ये पूछा भी कई तरीके से है, बस लैंग्वेज चेंज की है, सेम क्वेश्चन। 80% लोग सही जवाब आप इसका दे पा रहे हैं, बहुत ही खुशी की बात है। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 क्या है देखते हैं फटाफट से। कहता है अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे द कंबाइनिंग, अरेंजिंग, रिकंबाइनिंग and rearranging of behaviors and thoughts into coherent systems is called। आपने घबराना नहीं है इस तरह की लैंग्वेज देख करके। देखिएगा, जीन पियाजे के अनुसार व्यवहारों और विचारों को संयोजन यानी ऑर्गेनाइज कर रहे हैं आप। कंबाइन करने का मतलब क्या होता है, ऑर्गेनाइज करना, संगठन करना, उनका व्यवस्थीकरण, रिकंबाइनिंग, फिर से व्यवस्थीकरण कर रहे हैं। एक बार में नहीं हुआ, पहले जो आपने सोचा था, एक सोच बनाई थी, उसको फिर से चेंज कर रहे हैं, कह रहे यार ये इंसान ऐसा नहीं है, ऐसा है, अब चेंज कर दिया आपने। ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, जोड़ के एक समझ बना रहे हैं अपनी। ये सब कहां आता है, ये डिसइक्विलिब्रियम है, कॉन्सेप्चुलाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशन है, मिसकॉन्सेप्शन है, बताइए। ऑर्गेनाइजेशन है। कल हमने डिस्कस किया था ना कि पियाजे कह रहे हैं कि हम कैसे समझ बना पा रहे हैं, या कैसे वो पूरी थियोरी चलती है। उसमें एक तरफ है एडेप्टेशन की प्रोसेस, जिसमें एसिमिलेशन, एकोमोडेशन आता है, डिसइक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रेशन आता है, और दूसरी तरफ है ऑर्गेनाइजेशन, कैसे हम ब्रेन में संगठित करते हैं सारी जानकारी को, सूचनाओं को, जो भी हमारे दिमाग में। अगर वो संगठित नहीं होगा पागल हो जाएंगे हम, इतनी इंफॉर्मेशन है। ठीक, तो पागल मतलब मैनेज नहीं कर पाएंगे, है ना, वो लिटरली पागल वाला पागल नहीं, वो शब्द हम इस्तेमाल करते ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की, तो देखिए, इन अकॉर्डेंस विद जीन पियाजे यानी पियाजे के अनुसार थियरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट एट व्हाट स्टेज कैन चिल्ड्रन मेंटली डू रिवर्स थिंकिंग, यानी प्रतिवर्ती सोच बर्फ पानी बन सकता है, यानी आइस कैन बिकम वाटर,
एंड वाटर कैन बिकम आइस टू, है ना। वो जो आपने देखा होगा ना, बच्चे स्पेशली बचपन में किया भी होगा, जब आप वो रोटी बनाते हैं, वो गोल गोल आटे से लेके तैयार करते हैं, तो रोटी बना करके फिर से उस गोल आटे को या उस बॉल को आप क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं उसकी शेप और साइज, मतलब रिवर्स कर सकते हैं, है ना। घर से स्कूल, स्कूल से घर का रास्ता अब आपको याद रहता है। ये कौन सी स्टेज है? सेंसरी मोटर में तो ये संभव नहीं है, प्री ऑपरेशनल की भी ये नहीं है। क्या है ये? आपका रिवर्सिबिलिटी है, CCS से याद रखिए, कंजर्वेशन, क्लासिफिकेशन और सीरिएशन। कंजर्वेशन में ही आता है रिवर्स करना, रिवर्सिबिलिटी का गुण और डिसेंट्रेशन का गुण। ठीक है जी। फॉर्मल ऑपरेशनल तो बहुत आगे की स्टेज हो जाएगी, जब उससे पहले ही आ जाएगा तो हम फॉर्मल क्यों लगाएंगे। ठीक।